100 की, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या करेंगे मतलब किस काम में आएगी? टेम्परेरी डिफरेंस निकालने के लिए। बहुत आसान, ऐसे ही बिल्कुल उसने बताया होगा इस चीज़ को। ठीक है, हम इंशाल्लाह इसका पास पेपर का स्प्रिंग 2018 का 16 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन रोज लिमिटेड वाला, इंशाल्लाह वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। ओके, तो जनाब एसेट के केस में हमने कहा इकोनॉमिक बेनिफिट जो आपको मिलने हैं फ्यूचर वाले, अगर वो टैक्सेबल इन फ्यूचर हुए तो टैक्स बेस इक्वल्स टू फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स पर्पसेस, मतलब उस इनकम को जनरेट करने में जितना आपका कॉस्ट आपकी लगी होगी वो फ्यूचर में जितनी भी कॉस्ट आपकी मतलब आपने चार्ज करवानी है सारी के सारी डिडक्शन जो है वो टैक्स बेस बन जाएंगी। और उसके बाद हमने कहा जनाब अगर नॉट टैक्सेबल है तो टैक्स बेस किसके बराबर आएगी? कैरिंग वैल्यू के बराबर आएगी। ठीक है जी, मिटा दो इसको। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के केस में डेफर्ड टैक्स की जो टैक्स बेस है, डेफर्ड टैक्स की जगह पे ना यहां पे टैक्स बेस लिख देता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम टैक्स बेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है। टैक्स बेस इन केस ऑफ लायबिलिटी, कि लायबिलिटी के केस में टैक्स बेस आप कैसे जनरेट करेंगे। तो जनाब यहाँ पे लायबिलिटी दो तरह से आप देखेंगे। एक होगी आपके पास ऐसी लायबिलिटी जो आपको पैसे मिल गए हैं लेकिन अभी तक आपने उसके बारे में कोई काम नहीं किया, जिसको हम लोग अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। ठीक है, और बाकी आपके पास अदर केसेस हैं। तो हम डिस्कस करते हैं जनाब आपके पास अनअर्न्ड इनकम और दूसरा अदर केस। देखिए अनअर्न्ड इनकम में तमाम चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड कमीशन के तौर पर कि आपको पहले कमीशन दे दिया गया लेकिन आपने काम जो है वो बाद में करना है। इसी तरह से अनअर्न्ड इनकम में जनाब आपको एडवांस में सैलरी मिल चुकी है, अभी तक आपने मुलाजमत अपनी पूरी नहीं की। ठीक है, इसी तरह से जनाब आपने कोई सर्विसेज देनी थी तो आपको सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस में पैसे मिल चुके हैं। ठीक है, इसी तरह जनाब आपने लेट सपोज अपना घर जो है वो आपने रेंट पे दिया हुआ था तो आपको 2 साल का रेंट जो है वो एडवांस में मिल चुका है। ये वो वाली इनकम है जो आपको इनकम मिल तो चुकी है लेकिन अभी तक आपने इसको अर्न नहीं किया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। तो वो आपकी लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है कि जनाब अभी इसके बारे में ये आपको पैसे मिल चुके हैं लेकिन अभी आपने इसके अगेंस्ट कंसिडरेशन जो आपने पे करनी थी वो अभी तक आपने पे नहीं की। अच्छा जी, तो अनअर्न्ड इनकम के लिए या अनअर्न्ड रेवेन्यू या डेफर्ड इनकम जो भी हम इसको कहते हैं, टैक्स बेस किसके बराबर होगी? ये बड़ा थोड़ा सा जरा माइंड में रखिएगा, एसेट और लायबिलिटी थोड़ी सी जरा कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम कहते हैं जनाब अनअर्न्ड इनकम में जो आपकी टैक्स बेस है वो किसके बराबर होगी? कितना जी? टैक्स बेस बराबर होगी कैरिंग वैल्यू, जितनी भी आपने कैरिंग वैल्यू निकाली होगी उस लायबिलिटी की, अनअर्न्ड इनकम की, इसमें से आपने माइनस कर देना है किस चीज को? अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, यानी कि ऐसी लायबिलिटी का वो पार्ट जिसकी कैरिंग वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, आपने इसमें से माइनस करवा देना है लायबिलिटी का वो पार्ट जो कि फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होने वाला। जो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगा तो आप उसको अपनी लायबिलिटी का हिस्सा क्यों बनाएंगे? देखिए ना, टैक्स बेस क्या कहती है कि टैक्स वालों की नज़र में जितनी वैल्यू रह जाए एसेट या लायबिलिटी की। ठीक है, हम कहते हैं कि टैक्स वाले कहते हैं कि भाई साहब 1000 रुपया है, इसमें से 300 रुपये के ऊपर जो है वो फ्यूचर में टैक्स नहीं लगेगा। 300 रुपये के ऊपर फ्यूचर में टैक्स नहीं लगेगा। कैरिंग वैल्यू कितनी है? 1000 है। हम कहते हैं फ्यूचर में जनाब इसके ऊपर 300 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टैक्स बेस आएगी वो कहते हैं जी ये 1000 रुपये तो उसकी कैरिंग वैल्यू है, इसमें से जितने के ऊपर टैक्स नहीं लगना, कितने के ऊपर? 300 के ऊपर, तो टैक्स बेस कितनी निकला? 700। मतलब वो टैक्स वाले IFRS वाले कहते हैं कि हमारी लायबिलिटी कितनी है? 1000 की। टैक्स वाले क्या कहेंगे? भाई साहब मेरी लायबिलिटी कितनी है? 700 की। क्यों? क्योंकि 1000 वो अमाउंट है जो टोटल है, इसमें से 300 रुपये के ऊपर टैक्स लगना ही नहीं है। तो जब टैक्स नहीं लगना
तो हमारी लायबिलिटी नहीं बननी, तो हम उसको कंसीडर क्यों करें? देखिए एक चीज है, मैं कहता हूं यहां पे इस क्लास में लेट्स सपोज 50 बच्चे बैठे हैं, लेट्स अज्यूम उन 50 बच्चों में से 40 बच्चे आते हैं और 10 बच्चे नहीं आते। इनरोलमेंट कितने की है? 50 की। 40 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे नहीं आते। वो आते ही नहीं है, उन्होंने बस अपना नाम लिखवा दिया, उन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया, जस्ट लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। अब मैं उनको क्या कहूँगा कि मुझे जितनी फीस मिली है मेरे लिए तो वही लायबिलिटी है ना, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी सर्विसेज पूरी नहीं की। जब तक सर्विसेज पूरी नहीं करूँगा तब तक जो है वो मेरे सर पे क्या आएगी? लायबिलिटी आएगी। मुझे कितने लोगों ने फ़ी पे की होगी? 40 लोगों ने। नाम कितने का आ रहा होगा? 50 लोगों का। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भाई मुझे जितने की लायबिलिटी मिली है मैं सिर्फ उतने की रिकॉर्ड करूँगा। लायबिलिटी मुझे कितने लोगों की मिली है? 40 लोगों की। रिकॉर्डिंग में हम कितना कह रहे हैं जनाब? अकाउंटिंग वाले कितने कह रहे हैं कि 50 लोगों को देखो जितना लिस्ट में नाम है उतनी तुम्हारी लायबिलिटी है। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, जितनी तुम्हारी एक्चुअल लायबिलिटी है उसमें से 10 लोगों ने तो आपको पैसे नहीं दिए तो वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, तो वो माइनस करवा दो। रिमेनिंग कितने रह गए? 40। टैक्स वाले कहते हैं 40, IFRS वाले कहते हैं 50। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे कोट कर लेता हूँ कि एक आपके पास लायबिलिटी है जिसको IFRS वाले कहते हैं 1000 रुपए की लायबिलिटी है, लेकिन इसमें से टैक्स वाले कहते हैं 300 रुपए ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, यानी कि जिसका कोई टैक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। जब जिसके साथ टैक्स का ताल्लुक नहीं है तो हम क्या कहेंगे? उसको कंसीडर ही ना करो। ठीक है, तो IFRS वाले कहते हैं 1000 रुपए की लायबिलिटी है, मैं कहता हूं जी नहीं, लायबिलिटी मेरी 700 की है, क्योंकि मैंने टैक्स कितने के ऊपर देना है? 700 के ऊपर देना है। 300 के ऊपर तो टैक्स बनता ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो अमाउंट दैट इज नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर आप कैरिंग वैल्यू में से वो माइनस करवा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अनअर्न्ड इनकम की टैक्स बेस निकल आएगी। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम लोग अदर लायबिलिटीज की बात करते हैं तो वो टोटली ऑपोजिट है। इसमें जो टैक्स बेस होगी वो बराबर होगी कैरिंग वैल्यू, और इसमें से आप माइनस करवाएंगे फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स। अनअर्न्ड इनकम में और अदर लायबिलिटीज में टोटली डिफरेंस है। अनअर्न्ड इनकम के बारे में हम क्या कहते हैं जनाब? कैरिंग वैल्यू माइनस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, क्योंकि ये अर्नड इनकम है। हमारी दूसरी लायबिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है, हमने किसी से लोन लिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? उसकी टैक्स बेस कैसे निकलेगी? कैरिंग वैल्यू माइनस फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स। मतलब ये वो चीज़ है जिसके लिए हम कोई ना कोई कॉस्ट बियर कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कर्जा लिया हुआ है, तो उस कर्जे के ऊपर मैंने वो कर्जा वापस करना है, और इसके वापस करने के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। तो उस कर्जे की जो कॉस्ट निकलेगी वो क्या निकलेगी? उसकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी। ठीक है, तो वो जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो फ्यूचर में जाके क्या होगा? मेरी लायबिलिटी को कम कर रहा होगा, यानी कि माइनस करवा रहे होंगे हम, अपने एक्सपेंस के तौर पर लेके आ रहे होंगे। तो वो क्या है? फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स। तो उस अमाउंट को मैं क्या करूंगा? कैरिंग वैल्यू में से माइनस करवाता जाऊंगा। गॉट इट? मिसाल के तौर पर IFRS वाले ने कहा कि तुमने जो कर्जा लिया है 100 रुपए का, ठीक है, 2 साल बाद तुमने पे करना है 10% के हिसाब से, तो तुम्हारा कर्जा है 120 रुपए। तुम्हारा कर्जा कितना है? 120 रुपए, क्योंकि तुमने 2 साल बाद पे करना है। 100 रुपए का कर्जा एट द रेट ऑफ 10%, तो तुम्हारा 2 साल बाद कितना बनेगा? 120 रुपए। मैंने कहा जी ठीक है, इस कर्जे को, इस लायबिलिटी को जनरेट करने के लिए, जब ये मुझे लायबिलिटी मिली थी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी तो मेरा हुआ होगा। उसने कहा हाँ 100 रुपए का कर्जा था, 20 रुपए का तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? वो एक्सपेंस मेरे लिए फ्यूचर रिडक्शंस बनेगी। उसने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने कहा उसको माइनस करवाते हैं। तो कितना टैक्स बेस कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। गॉट इट? समझ आ गई बात की? तो अब जरा हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलें 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जी, सबसे पहले एग्जांपल कहता है जी कैलकुलेट टैक्स बेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज।
ठीक है। लायबिलिटी में क्या होगा, या तो अनअर्न्ड इनकम या फिर अदर लायबिलिटीज होंगी। सबसे पहले कहते हैं जी करंट लायबिलिटी इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको इंटरेस्ट जो है वो एडवांस में मिल चुका है। अब जब आपको इंटरेस्ट एडवांस में मिल चुका तो ये आपके पास क्या बन चुकी है, अनअर्न्ड इनकम। इसका रूल क्या था, टैक्स बेस किसके बराबर है, कैरिंग वैल्यू माइनस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। कहते हैं जी विच विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 100, कैरिंग अमाउंट उसकी कितनी है जी 100 है। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज टैक्स्ड ऑन अ कैश बेसिस ऑलरेडी। कि जैसे जैसे ये मिलेगा वैसे वैसे आप इसको क्या करते जाओगे, टैक्सेबल इसको करार देते जाए। ठीक है जी, टैक्स बेसिस जो है वो सॉरी किधर गया, द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब जैसे जैसे ये मिलता जाएगा आप इसको क्या करते जाओगे, इसको यानी कि जब आपको मिला आपने इसको टैक्सेबल करार दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरिंग वैल्यू उसकी कितनी थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल की 100। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करवाना है अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगी अमाउंट। हमने कहा भाई साहब जो अमाउंट आपको जिस टाइम मिलेगी आप उसी टाइम इसको टैक्सेबल करार दोगे। ठीक है, आप इसको फ्यूचर में जाकर टैक्सेबल करार नहीं देने वाले, जिस टाइम आपको मिलती जाएगी आप इसको क्या करते जाओगे, फ्यूचर में उस टाइम इसको क्या करते रहोगे, टैक्सेबल। तो कितनी अमाउंट ऐसी है जो कि फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगी, हम कहते हैं जनाब 100 रुपीज ऐसे हैं। जैसे जैसे मिलते जाएंगे टैक्सेबल करार देते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसके ऊपर टैक्स पे करते रहेंगे। तो फ्यूचर में जो अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर तो वो कितनी है जी 100। तो हमारा टैक्स बेस कितना निकलेगा, 0। ठीक है, सेकंड नंबर पे देख लीजिए, इसमें कहते हैं जनाब लायबिलिटीज इंक्लूड डेफर्ड ग्रांट इनकम विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100, द रिलेटेड ग्रांट इनकम इज एग्जम्प्ट। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स फ्यूचर में नहीं लगेगा। अब ग्रांट इनकम का मतलब यही है कि आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है जी, अब ग्रांट इनकम कितनी कैरिंग वैल्यू है जी 100। उसने कहा जनाब ये एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स नहीं लगने वाला, तो अमाउंट कितनी निकलेगी। तीसरी देख लीजिए जनाब, तीसरी में वो कहता है जी करंट लायबिलिटीज इंक्लूड सर्विसेज रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन अर्नड इनकम है जनाब, विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, द रिलेटेड सर्विस रेवेन्यू शैल बी टैक्स्ड नेक्स्ट ईयर व्हेन सर्विसेज विल बी रेंडर्ड। कहता है जनाब ये टैक्सेबल कब होगा, फ्यूचर में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। अभी टैक्सेबल नहीं है, पैसे अभी मिल गए लेकिन ये टैक्सेबल कब होंगे, फ्यूचर में जाकर टैक्सेबल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर कितनी है, 0। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जनाब कि 100 रुपए का अनअर्न्ड रेवेन्यू था, पैसे तो मिल गए, ठीक है, तो इसी साल तो टैक्सेबल ये नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में जाके ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर कितनी है, 0। तो हमारे पास टैक्स बेस कितना निकल रहा होगा, 0 निकल रहा होगा। ओके, देखिए रेवेन्यू में और इसमें क्या फर्क है। ये हमें रेवेन्यू मिल चुका था इन एडवांस और हमने कहा था कि कैश बेसिस पे टैक्सेबल होता है। जैसे ही हमें ये रेवेन्यू मिला हमने इसको क्या कर लिया, टैक्सेबल कर दिया। तो फ्यूचर में कोई अमाउंट टैक्सेबल होगी, हमने कहा जी फ्यूचर में कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। तो कितनी अमाउंट फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगी, सारी की सारी, क्योंकि हमने अभी कैश बेसिस पे इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो 100 - 100 = 0। यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी कि 100 रुपए का हमें रेवेन्यू मिल गया लेकिन सर्विसेज हमने नहीं दी। हम टैक्सेबल कब करार देंगे, जब हम सर्विसेज देंगे। सर्विसेज कब देंगे, फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर में कितनी अमाउंट हम टैक्सेबल करार देंगे, हमने कहा जी 100। कितनी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, हमने कहा जी 0। तो 100 - 0 = 100। गॉट इट। इसके बाद देखिए बेटा आपके पास है जनाब फोर्थ, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस विद अ कैरिंग अमाउंट। अब यहाँ पे एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जनाब वो एक्सपेंसेस जो एक्रू हो चुके थे लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए, दिस इज नॉट अर्न्ड इनकम, दिस इज अदर केस। इसमें क्या होगा, कैरिंग वैल्यू माइनस फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पसेज। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कहते हैं जनाब विद कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100 द रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन कैश बेसिस। कि जनाब कैश बेसिस के ऊपर ये क्या होंगे, डिडक्टेड होंगे। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि आपके पास एक अमाउंट जो है वो एक्रू हो चुकी है, ठीक है, ये कैश बेसिस पे डिडक्टेड होंगे, मतलब जब आप इसकी पेमेंट करोगे तब ये डिडक्टेड होंगे। पेमेंट कब कर रहे हो, फ्यूचर में। डिडक्शंस कब मिलेंगी, फ्यूचर में। तो मतलब क्या हुआ
कैरिंग वैल्यू कितनी थी 100, कैरिंग वैल्यू कितनी थी 100। इसमें से हमने माइनस करना फ्यूचर डिडक्शन, फ्यूचर में डिडक्शन मिलेंगी, कितने की मिलेंगी फ्यूचर में डिडक्शन 100 की डिडक्शन मिलेंगी, तो टैक्स बेस कितना निकलेगा 0। गॉट इट, समझ आई बात की? मतलब अदर केसेस में क्या था, टैक्स बेस कैरिंग वैल्यू माइनस फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स। इस केस में हमें, इस एग्जांपल में उसने हमें क्या बताया, उसने कहा जी कैरिंग वैल्यू 100 है लेकिन ये एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, मतलब एक्रू हो चुके हैं, अभी ये तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की, तो जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तब ये आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो पेमेंट कब आपने करनी है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिलेंगी 100 की 100। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं जनाब हमारे पास 5 एग्जाम्पल। Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related expenses has already been deducted for tax purpose. कहते जी आप इसी साल ऑलरेडी क्या कर चुके हो, उसको डिडक्शन में ला चुके हो। तो अब इस केस में क्या होगा, 100 रुपये तो कैरिंग वैल्यू आ रही होगी, फ्यूचर में कोई डिडक्शन अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि इसी साल हमने अलाउ कर दी, तो फ्यूचर में कोई डिडक्शन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 100 आएगा। इसी तरह से जनाब 6 एग्जांपल देख लीजिए। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टीज विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। कैरिंग वैल्यू कितनी है 100, ठीक है जी, और हमने कहा जी फ्यूचर में डिडक्शन मिलेंगी, उसने कहा जी कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगी, डिडक्शन 0 मिलेंगी, आंसर 100। 6 देख लीजिए। अ लोन पेएबल हैज कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, द रीपेमेंट ऑफ लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। जब टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है तो ना तो टैक्सेबल होगा ना ही उसके डिडक्शन मिलेंगी, तो जब डिडक्शन नहीं मिलेंगी तो आंसर क्या आएगा 0, और 100 माइनस 0 आंसर 100। यहाँ तक के मसले मसाइल ऑल क्लियर, ऑल ओके। चलें जी इंशाल्लाह फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।